अटेंड करने के बाद आपकी डीप डाइट फॉलो कर रहा हूँ, फिर भी मेरा शुगर लेवल फास्टिंग में 250 और पीपी में 350 रहता है। आपने मेरे को गैल्वस 1000 सुबह और शाम लेने के लिए कहा था, वो भी मैं ले रहा हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, इसका मतलब हमारे जो डायबिटीज़ वर्चुअल टूर में अब बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा, तभी बोलते हैं हम, ठीक है ना? वो भी बहुत टेम्पररी पीरियड के लिए। और अभी भी मैं देख रहा हूँ कि वो फिर भी कंट्रोल में नहीं है। एक तो 250 रहता है, एक 300 रहता है, ऐसा बोल रहे हैं? 250 फास्टिंग में और 350 के बीच में पीपी। हाँ, हाँ, हाँ। ये सर तो मैं दोपहर में केवल प्लेट 2 लेता हूँ, रात प्लेट में 1 प्लेट 1 लेता हूँ और सूप लेता हूँ। दोपहर में सिर्फ प्लेट 1 लेते हैं, है ना? दोपहर में प्लेट 1 एंड प्लेट 2, और रात को रात में प्लेट 1 एंड सूप। सूप लेते हैं, राइट? वो आप फ्रॉग डाइट में हाँ, फॉग डाइट में। आप ग्रीन लीव्स लेते हैं, पत्ते? ग्रीन लीफ फॉर्म में नहीं लेता हूँ, फॉर्म में, जूस फॉर्म में लेते हैं? जूस फॉर्म में। उसको पेस्ट फॉर्म में लीजिए। ठीक है। हाँ, एक बात मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, देखिए सबके लिए, जब इस तरह के पेशेंट हैं जो कि इंस्पाइट ऑफ टेकिंग द मेडिकेशन नॉट कंट्रोलिंग, तो उसका रूल ये है कि पत्ते जितना आपका बॉडी वेट है, जैसे मेरा बॉडी वेट 70 kg, 70 grams ऑफ ग्रीन लीव्स इफ आई कैन च्यू बिफोर लंच एंड 70 grams ऑफ ग्रीन लीव इफ आई कैन च्यू बिफोर डिनर, सो दैट बिकम्स द मेडिसिन मेटफॉर्मिन 1000 mg, ठीक है ना? वो वाला इफेक्ट उसमें आ जाएगा। लेकिन कई बार सब लोग च्यू करना नहीं चाहते या करना मुश्किल लगता है क्योंकि वो बड़ा ही फाइब्रस है और कई बार दांत सपोर्ट नहीं करते। ऐसे केस में आप पेस्ट बना लीजिए, लेकिन उसको जूस बनाएंगे तो वो जो असर है ना, वो नहीं होगा। जूस बना के पियेंगे तो अच्छा तो है बॉडी के लिए, बट वो ग्लूकोज लोअरिंग जो उसका जो प्रॉपर्टी है वो चला जाएगा। तो गोल्डन फ्रॉग डाइट में तो यही था, लेकिन आपने उसको थोड़ा मॉडिफाई किया। अब देखिए, अगर ऐसे नहीं खा सकते तो पेस्ट बना के लीजिए, तो वो 250 के नीचे आ जाए तो भी दवाई थोड़ी दिन चलेगी आपके, और जिस दिन 200 के नीचे आ जाए देन यू कैन थिंक ऑफ कि अब मैं दवाई छोड़ के देखता हूँ। ठीक है सर। ऐसा है ना कि ग्रीन लीफ तो 70 ग्राम ही है मेरे केस में, आपके केस में हो सकता है आपका वेट अगर 50 है तो 50 ग्राम है। साथ में अगर इस लायक बने कि खाने लायक हो, खा पाए, टमाटर मिला लिया उसमें, उसमें अनार मिला लिया, उसमें कोकोनट मिला लिया, वो आपकी मर्जी है। तो ऑपरेट करना है या कोई ऑप्शन और भी है? नहीं नहीं, ऑपरेट करना नहीं है, कभी भी नहीं करना ऑपरेट। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर ने पहले तो मना कर दिया था, दिल्ली बताया था उनको। हाँ, बोले जब ये 24-25 साल की हो जाए तब से पहले कुछ भी नहीं करवाना है। हाँ, तो लेकिन ऑपरेट नहीं करना है, पहली बात। दूसरी बात, आज हमारे जो इलनेस में 60 में से ये भी एक है, उसको देखिए, ठीक है ना? क्या करना है उसमें पूरा प्रोटोकॉल दिया हुआ है, उसको कीजिए। मैं इसको लिख भी देता हूँ ताकि से उनको राइट थाई पे है। भाई कोई डिस्कम्फर्ट भी है इससे? उससे पेन होता है उनका, छू जाता है उंगली वगैरह तो पेन होता है, राइट थाई में है। जो चीज़ें बाई बर्थ होती है उसको पूरी तरह एलिमिनेट करना तो मैंने देखा नहीं है होते हुए, बट ये है कि कुछ चीज़ें करके हम उसको कंफर्टेबल कर सकते हैं, नंबर वन। आगे और प्रोग्रेस ना करे उसका हम वो कर सकते हैं, नंबर टू। इतना तो हो सकता है, और इसके बिना और इसके अलावा कोई और इंटरवेंशन से, सर्जरी या कुछ भी चीज़ से कुछ होने नहीं वाला, कुछ नुकसान नहीं हो जाएगा। तो उसके अलावा क्या करेंगे आज शाम को देखेंगे। थैंक यू। नमस्ते सर, मेरे क्वेश्चनों का आंसर मिल गया है, थैंक यू। थैंक यू। नमस्ते सर। मैं मेरी बहू के लिए पूछना चाहती हूँ, उनके सिर दर्द रहता है, आधा सिर में ही होता है। हाँ, कोई डॉक्टर का कहना है कि चेक कर लीजिए, कोई कहते हैं कि नॉर्मल है, गोली लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। गोली तो नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, सवाल ही नहीं पैदा होता, तो उसको देखिएगा। सुन होते और शुगर भी है। आप डीआईपी डाइट पे हैं क्या? अभी डाइट नहीं है। आप शुरू कर दीजिए, डीआईपी डाइट ठीक हो जाएगा। हेलो सर, लाइक आई वेंट टू, मैं डॉक्टर के पास गई थी फॉर हेयर थिनिंग एंड हेयर प्रॉब्लम। सो शी गिव मी अ टेस्ट एंड इट डी डिफिशियंसी है, पूरा लो था, और B12 भी लो था। देन शी पुट मी ऑन सम मेडिकेशंस जो मैंने लिए और वो हो गया। लाइक 1 साल तक नहीं लिया था, सनलाइट में रही फिर भी मेरा कवर नहीं हुआ, तो उसके बाद में मैंने मेडिसिन लिया। आई जस्ट वांट टू नो लाइक सिर्फ DIP डाइट करने से B12 और D की डिफिशियंसी दूर हो जाएगी विद सनलाइट, और वी शुड ऐड समथिंग एक्स्ट्रा? डीआईपी डाइट का मतलब है कि फूड डीआईपी डाइट करने से आप क्या करते हैं, आप बहुत सारे फल और वेजिटेबल खाते हैं जो कि कच्चा खाना होता है। या जब भी कच्चा खाएंगे, मैंने पहले ही बताया था कि उसके
वेजिटेबल को कितना भी आप साफ कर ले उसके ऊपर माइक्रो बैक्टीरिया होते ही होते हैं. It is these bacteria which makes vitamin B12. These bacteria when goes in stomach at the same time you are under sunlight, ये दोनों मिला के जैसे खाना पकने के लिए स्टोव की जरूरत होती है और खाने की जरूरत, दोनों एक जगह आते हैं तो खाना पक जाता है. Similarly, body is able to manufacture vitamin B12 when those cook who are the bacteria and sunlight falls in place, right? So नहीं, हम लोग तो पील कर देते हैं ना. DIP डाइट में ले रही हूँ, पील मत कीजिए ना उसको. तो यू आर सेइंग वी शुडंट पील. हाँ, उसको मत कीजिए. पील कर दिया तो वो वाला जो कुक था उसको आपने भगा दिया, है ना, बिना कुक के द बैक्टीरिया इज गॉन. पील करते होंगे क्योंकि आप सोचते हैं कि वो और अच्छा हो जाएगा, पेस्टिसाइड चला जाएगा. आई अंडरस्टैंड, बट वो बैक्टीरिया भी चला जाएगा ना फिर. और वन मोर थिंग्स, कवर्ड बॉडी आल्सो इट्स देखिए ओके. आपके लिए ठीक है, लेकिन जो सीवियर केस है, कहीं पे किसी का बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है, एलर्जिक रिएक्शंस हैं, उनके लिए तो सीधा सनलाइट पड़ना चाहिए. आपको तो चेहरे भी पड़ रहा है, हाथ में पड़ रहा है, उतना भी काफी है. तो हो जाएगा कवर. उससे भी कवर हो जाएगा. 1 घंटा बैठना पड़ेगा. एक साथ मत बैठिए, एक साथ मत बैठिए. गुड मॉर्निंग सर. सर जो आप डीआईपी डाइट बोल रहे हैं वो ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया है, लेकिन मेरा ये है कि क्वेश्चन कि ड्राई फ्रूट्स हम लेते हैं तो थोड़ा ज़्यादा होता है तो चलता है? जो भी मैंने बताया डीआईपी डाइट में उसकी मिनिमम लिमिट मैंने बताई है. इतना तो लेना ही लेना है. मैक्सिमम तो कितना भी लीजिए, वो तो आपकी मर्जी है. पानी में 2 घंटा जरूर रखिए, निकालिए तभी लीजिए उसको. निकाल के आपने टिफिन में भर लिया, पूरा दिन अपने साथ रखा टिफिन. व्हेनेवर यू वांट यू कैन ईट. I wanted to ask you about dental problem. Like I had my tooth extracted, and I have not been able to implant because I want to avoid antibiotic. So what should I do? देखिए एंटीबायोटिक, नेचुरल एंटीबायोटिक जब आप इम्प्लांट करना चाहते हैं, बिफोर दैट फॉर 1 वीक डीआईपी डाइट माइनस प्लेट 2 इट बिकम्स नेचुरल एंटीबायोटिक. तो आपको एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसके बाद पेन किलर की जरूरत नहीं पड़ेगी. दैट कैन बी टेकन केयर बाय द डाइट. और उसके बाद भी 1 हफ्ते तक एब्सोल्यूट डीआईपी डाइट माइनस प्लेट 2, ना सुबह ना शाम को. दिस मींस cooked food is not there for you. If cooked food is not there, no antibiotic is required. And no painkiller. Painkiller भी जरूरत नहीं पड़ेगी. Thank you. थैंक यू सर. नमस्ते सर. तो मेरा 2 क्वेश्चन है. 19 जनवरी को मैंने बाईपास करवाया सर अभी अहमदाबाद में जी. तो मेरे को मेडिसिन रेगुलर रखना है कि नहीं रखना है? देखिए 19 जनवरी को बाईपास कराया है ना. जी सर. आप बाईपास क्यों कराया? क्या मेरे क्या ब्लॉकेज था, ब्लॉकेज 90% ब्लॉकेज था. कैसे पता चला ब्लॉकेज था? सर मुझे चलने में तकलीफ होने लगी थी. हाँ, जब मैंने जांच करी तो पता लगा कि एंजियोग्राफी करवाना पड़ेगी. एंजियोग्राफी करवाई तो उसमें मालूम पड़ा कि 3 ब्लॉकेज हैं. ठीक है. 50% और 90% के लमसम. ओके ठीक है. देखिए आप समझ लीजिए सब लोग, आपका स्ट्रेट क्वेश्चन है दवाई छोड़ दें या नहीं छोड़ें. ठीक है ना. मेरा स्ट्रेट आंसर ये है कि अगर मैं आपकी जगह होता मैं तो दवाई नहीं लेता. इसलिए नहीं कि दवाई से मुझे कोई नफरत है, इसलिए कि मुझे पता है इससे फायदा नहीं होगा लेकिन नुकसान जरूर हो सकता है. तो दवाई लेने से आपकी कोई भी प्रोटेक्शन हो रही है ऐसा कोई एविडेंस नहीं है. ठीक है ना. प्रोटेक्शन ओवरऑल हो रही है, आपका लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा, या दोबारा हार्ट अटैक नहीं आएगा, या दोबारा ब्लॉकेज नहीं होगा. हार्ट अटैक तो आया नहीं था आपके केस में, लेकिन ब्लॉकेज नहीं होगा, इसकी कोई एश्योरेंस या इसका कोई भी रिजल्ट ऐसा नहीं है. ठीक है ना. तो दैट इज वन थिंग. लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हार्ट डिजीज वाला जो डाइट है उसको आप ले लीजिए, क्योंकि जो भी लोग बाईपास सर्जरी होता है तो यानी कि आपकी हार्ट अब वो वाला नहीं है जो पहले ओरिजिनल था. वो टेम्पर हो चुका है, वो कमजोर हो चुका है. उसके किसी भी तरह से सिक पड़ने के या हार्ट डिजीज के प्रोग्रेस होने के चांसेस कई गुना बढ़ चुके हैं. तो माय सजेशन स्ट्रांगली एडवाइज इज दैट यू स्टार्ट योर फर्स्ट द हार्ट डिजीज वाला डाइट, जो कि आज मैं आपको बताऊंगा. और जब वो स्टार्ट कर देंगे और 1 हफ्ता कर लिया without stopping the medication, and you are sure that I'll be able to continue the diet, right? This is the time to stop the medicine. How to stop? If it is cholesterol, stop immediately, right? And the second medicine to stop is blood pressure medicine. How to stop? मैंने formula बता दिया आपको. और अगर ये बंद हो गए, now third medicine you have to stop, that is aspirin, right? अब यहाँ पे एक लीगल इशू आता है कई बार, क्योंकि FDA की रूलिंग है. जिनको भी FDA आप समझते हैं, हाँ, तो उन्होंने कानून बनाया कि जो भी बाईपास सर्जरी जिनको हो जाएगी उनको तो ये एस्पिरिन लेना ही है जिंदगी भर. और कोई भी अगर बोलेगा एस्पिरिन नहीं लेना है तो उसको हम जेल में भेज देंगे. तो मैं जेल नहीं जाना चाहता. ठीक है ना. तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि
कुछ फायदा करेगा तो मेडिसिन फायदा नहीं करेगा, नुकसान करेगा, हाँ नुकसान करेगा। करना क्या होगा, ये डाइट लेना होगा और दवाई छोड़ना होगा। आंसर इज यस, छोड़ना होगा। थैंक यू सर। सर सेकंड प्रश्न मेरा ये रहा, मेरा ब्लडर जो रहता है, हाँ, मैं यूरिन करने जाता हूँ तो स्टार्ट बड़ी मुश्किल से होता है और प्रेशर लगा लगा के निकालना पड़ता है। उसके बाद भी अगर अपन आप डाइट को फॉलो करेंगे हार्ट डिजीज वाला। अब देखिए मैं आप थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। जी सर। हमारे पूरे बॉडी का इंक्लूडिंग ब्लैडर इट इज इलास्टिक। इलास्टिक और प्लास्टिक में फर्क पता है? इलास्टिक वो होता है जो वापस अपने शेप में आ जाता है, लेकिन कुछ लोगों में वो धीरे धीरे प्लास्टिक बन जाता है। कि प्लास्टिक वो है कि शेप में वापस नहीं आया, ठीक है ना। अभी जैसे ये प्लास्टिक है, राइट, यस, सॉरी ये शेप में अगर वापस नहीं आया दैट इज प्लास्टिक, और अगर शेप में इमीडिएट वापस आ गया दैट इज इलास्टिक, राइट। दिस इज इलास्टिक, इस शेप में वापस आ जाएगा, ठीक है ना। इलास्टिक होना चाहिए, प्लास्टिक नहीं होना चाहिए, राइट। लेकिन प्लास्टिक है। इफ यू कैन बी ऑन डीआईपी डाइट फॉर 3 months इट बिकम्स इलास्टिक अगेन। तो आप फॉलो कर रहे हैं ये जो हार्ट डिजीज वाला, तो 2 काम हो रहा है, हार्ट को भी प्रोटेक्ट कर रहा है और वो इलास्टिसिटी को भी दोबारा रीजनरेट करेगा। कोई बड़ी बात नहीं इलास्टिक होने में वापस, बट 3 महीना तो लगेगा फिर। बेली फैट छुपाओ नहीं, घटाओ। रिड्यूस बेली फैट विद ग्रीन टी। मदर है, उनकी 45 ईयर एज है करीब, और उनके घुटनों में दर्द बहुत ज़्यादा होता है। उनका यूट्रस का और पित्त की थैली का ऑपरेशन हो चुका है। तो उसमें मैंने कुछ दिन उन्होंने डाइट मैंने उन्हें फॉलो कराई थी, तो एलर्जी वगैरह भी उन्हें रहती थी, उसमें आराम है, लेकिन उनके घुटनों के दर्द में आराम नहीं है। 10-15 साल करीब हो गए हैं। आज मैंने पहले भी बताया आप में से कुछ लोगों को कि बोन डिजीज जॉइंट के लिए ज़्यादा प्रेवलेंट है, तो उसका आज बताएंगे ही, तो वो डाइट को फॉलो कीजिए। सारी डाइट में आप देखेंगे डीआईपी डाइट प्लस सम XYZ कीपिंग इन अकॉर्डेंस टू व्हाट इज द प्रॉब्लम, तो आज बताएंगे क्योंकि उसका पार्ट है, इसलिए मैं आगे चलते हैं। हाँ देखिए, कभी भी बुखार हो जाएगा, कभी भी किसी को बुखार, जब बुखार का, बैठिए सर, बुखार का पहला दिखा दे टेम्परेचर है, जैसे ही पहले पता चला कि टेम्परेचर है, फॉर 3 days 72 hours डीआईपी डाइट माइनस प्लेट 2, ठीक है ना। मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी तरह का इन्फेक्शन है बॉडी में, कोई भी तरह का इन्फेक्शन, वेजाइनल इन्फेक्शन हो या वायरल इन्फेक्शन हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, इन्फेक्शन का फूड होता है वही फूड जो आपका फूड है, कुक फूड, प्लेट 2। उसको जैसे ही आप 3 दिन के लिए छोड़ देते हैं, बॉडी से हटा देते हैं, तो दे ऑल इन्फेक्शन दे डाई देयर ओन डेथ, राइट, दे डाई ऑफ स्टार्वेशन, ठीक है ना। तो किसी को इन्फेक्शन से, यानी कि किसी को वायरस बैक्टीरिया से फीवर हो जाएगा, किसी को इचिंग हो जाएगी, किसी तीसरे को कोई और चीज हो जाएगा, लेकिन उन सब वो डिपेंडिंग ऑन कि वो जो इन्फेक्शन है, वो जो वायरस है हमारे बॉडी के किस पार्ट में है उस वक्त, लेकिन किसी भी पार्ट में उनका खाना तो सेम ही है। तो खाना सेम है तो उस खाने को बंद कर दो। कितने दिन के लिए बंद करो? लगभग 3 दिन के लिए। आप ये पाएंगे टेम्परेचर बढ़ा तो रहेगा 101, 102, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो अगर 101, 102 है, 103 है, तो टेम्परेचर को कम करने की कोशिश नहीं करनी, दवा नहीं लेनी है, क्योंकि कम करेंगे, याद रखिए हायर टेम्परेचर में जो वायरस है, बैक्टीरिया, ये मल्टीप्लाई नहीं कर पाते, वहीं थम जाते हैं। ऊपर से खाना नहीं मिल रहा है इसको, तो वहीं मर जाएंगे। तो ये करेंगे तो इट विल टेक अबाउट 72 hours टू कम आउट ऑफ इट। इसको एग्जैक्टली कैसे करना और डिटेल में, तो आज इसको हम कवर करेंगे। यूएस से आया हूँ और सिर्फ आपको देखने के लिए, आपसे मिलने के लिए। सारे सवालों का जवाब तो मिल ही रहा है, क्योंकि जो क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे, मुझे एक डाउट था किडनी अपने सीरम क्रिएटिनिन का, क्योंकि मैंने भी काफ़ी ट्राई किया, सीरम क्रिएटिनिन लेवल हमारे आयुर्वेदिक दवाइयों से कम नहीं हुआ। और रही डीआईपी वीआईपी की डाइट, मैंने जून 10 लास्ट ईयर यूएस में पूरे दवाई बंद कर दी थी। मुझे भी थोड़ा सा डायबिटिक था, बीपी भी था, सारे गोली दवाई बंद कर दिया है ना। आई एम वेरी ऑल राइट, सिर्फ थोड़ा सा ढीला हो गया है 1-2 इंच। हाँ, और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा पार्किंसोनिज्म के बारे में थोड़ा सा गाइडलाइन देंगे आप, और शायद सुबह मेरे बेटे ने ईमेल भेजा है आपको, तो वो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वो देखें। पढ़ा मैंने ईमेल। जी हाँ, तो भूपेंद्र सिंह तो नहीं? भूपेंद्र सिंह मेरा बेटा है, ही इज द साइंटिस्ट इन IBM, ही इज द डायरेक्टर देयर, और मेरे 4 brothers आर देयर इन अटलांटा, सो दे वांट टू मेक योर प्रोग्राम देयर। हार्टली हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जस्ट यू एक्सेप्ट दैट, एंड जितने भी आपके टीम के लोग हैं सारे के नाम वगैरह देते हैं, वी विल मेक ए प्रोग्राम देयर। और सिर्फ एक पार्किंसोनिज्म के बारे में थोड़ा बताएंगे तो। पार्किंसन बोल रहे हैं? पार्किंसोनिज्म
पार्किंसन बोल रहे हैं, हाँ, ठीक है। एंड इंसोम्निया थोड़ा सा उसके बारे में हाईलाइट करेंगे। और बहुत खुशी हुई आपको देख के, स्पेशली आई केम फॉर सी यू फ्रॉम देयर एंड आई एम प्रैक्टिसिंग द हैदराबाद आल्सो, बेगम बाजार आई गॉट माय नर्सिंग होम and daily at least 200 patients I am seeing. I was lecturer in Nature Care College Gandhi previously in the 80-81. Now I am my age 63 years. So just very very heartily thankful for you and जो देश में इस प्रकार से आप कर रहे हैं, तो उस सच्चिदानंद ब्रह्म को मैं प्रणाम करता हूँ। आपके माँ बाप को भी मैं प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने ऐसी संतान इस देश को एक बंदे के रूप में भेजा जो सारे दुनिया को अलर्ट कर रहा है। मेरी बात होती है डॉक्टरों से निम्स में, अपोलो में। अभी एक अपोलो में डॉक्टर साहब ने किडनी निकाल ली, अभी एक 1 वीक पहले एक बंदा आया था यूएस से, खाली ट्यूमर था किडनी में, उसकी किडनी ही निकाली यशोदा हॉस्पिटल वालों ने, समझे। तो जब मेरी डिस्कस होती है वहाँ के डॉक्टर से, डॉक्टर भास्कर राव तो किम्स के डायरेक्टर, मेरे अच्छे दोस्त भी है अपोलो में, तो मैं उनसे कहता हूँ कि 10-10 लाख 15-15 लाख रुपए एक पेशेंट के लेते, फॉर व्हाट पर्पस यू आर टेकिंग दिस मच अमाउंट, जस्ट टू फॉलो वीआईपी एंड डीआईपी डाइट। कमिश्नर ऑफ पुलिस, डीआईजी ऑफ पुलिस, मैंने रिकॉर्ड भी लाया है, मेरे पास उनके स्टेटमेंट है, और मैं अगर आपको टाइम रहेगा 1 मिनट तो दिखाऊंगा। दे आर फॉलोइंग योर डाइट एंड दे आर वेरी नाइस। डीआईजी का वेट था 150 किलो, नाउ ही इज 110 केजी। कमिश्नर का वेट था 110, ही इज 95। एंड उन्होंने अपना वीडियो दिया है मुझे, मेरे पास है वो। और एक था HIV का पेशेंट, बच्चा है करीब 18 साल का, टोटली ही इज ऑल राइट विद इन 6 मंथ। वेरी गुड, वेरी गुड। सो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और मेरे जितने भी पेशेंट्स हैं सभी आपको इतना धन्यवाद देते हैं। मैंने एक फोटो के साथ आपका वहाँ लगाया है मेरे क्लिनिक में। मैं चाहूंगा थोड़ा सा एक डाइट का चार्ट, मतलब कैसे आपने एक वीडियो में कहा था कि भाई वो आप लेके वहाँ लगाए, तो अभी हमने लगाया है। और जो भी है गाइडलाइन में डेली हर वीडियो आपका देखता हूँ, और वीडियो देख के सारे पेशेंटों को भी बताता हूँ कि देखिए एक नौजवान कितना देश की सेवा कर रहा है। सारी दुनिया एक तरफ और डॉक्टर विश्वरूप चौधरी एक तरफ। थैंक यू। देखिए, पार्किंसन इज these 3 disease, Parkinson, dementia, Alzheimer are called as diabetes type 3. इनका नया नाम टुगेदर डायबिटीज टाइप 3। क्यों? क्योंकि ये सारी डिजीज होती हैं, शुगर जब बढ़ता है तो शुगर जाके स्टोर होता है ब्रेन के सेल्स में। ब्रेन के सेल्स में शुगर स्टोर होगा तो क्या होगा कि ब्रेन का जो फंक्शनिंग है वो स्लो हो जाएगा। किसी को पार्किंसन हो जाएगा, किसी को अल्जाइमर हो जाएगा, किसी को डिमेंशिया हो जाएगा। तो ये सारे ब्रेन डिसऑर्डर पहले बोलते थे, अब इसको डायबिटीज टाइप 3 बोला जाता है। तो इसका कारण क्या है? कारण यह है कि इसका कॉज इज सेम, शुगर, हाई शुगर, बट स्टोर्ड इन द ब्रेन। अच्छा, अब इसका सोल्यूशन क्या है? ऑफ कोर्स सोल्यूशन इसका है डीआईपी डाइट में कोई अगर 9 महीने से 1 साल तक रहेगा तो उसका जो ट्रेमर है, पार्किंसन है, मैंने देखा है, आपको कल मिला था हमारे मित्तल जी, शायद वहाँ पे हैं, योगेश मित्तल, उनके पिताजी, वो 1 साल लगा, और उसके बाद उनकी दिक्कत ये हुई कि जब दोबारा साइन करने गए बैंक में तो साइन मैच नहीं कर रहा है, बिकॉज पहले जब साइन करते थे तो हाथ कांपता था। तो 1 साल लगेगा, और ये डायबिटीज ही इसका नाम है, तो इसका जो सोल्यूशन है वो भी सेम है। द ओनली थिंग इज इट विल टेक 1 ईयर rather than 2-3 days 4 days, क्योंकि वो जो शुगर है ब्रेन में स्टोर्ड है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि जब भी हमारे बॉडी में शुगर एक्सेस होता है तो मोस्टली हर एक के बॉडी क्या करती है, उस शुगर को उठा के कहीं और स्टोर करती है। किसी का बॉडी उसको किडनी में स्टोर करती है, तो डाउन द लाइन वो किडनी डिजीज का पेशेंट बन जाता है। किसी और का बॉडी उसको हार्ट में स्टोर करती है तो उसकी हार्ट की बीमारी हो जाएगी। किसी और का बॉडी उसको ब्रेन में स्टोर करेगी तो फिर वो बोलेगा कि मैं तो पार्किंसन का बीमार हूँ। इसीलिए अब कहीं भी स्टोर्ड है उसको निकालने का तरीका तो वो डाइट है, द काइंड ऑफ डाइट जो हम बात कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि जहां जहां स्टोर्ड है, जितना भी स्टमक से दूर रहेगा वो ऑर्गन, उतना ज्यादा लंबा टाइम लग जाता है उसको वहां से रिकवर करने में। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इट विल टेक 1 ईयर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिनकी उम्र ज्यादा होती है, 60 साल 70 साल, उनको रिकवरी में कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम लगता है, इम्यूनिटी को का रेस्पॉन्स भी कम हो जाता है। लेकिन 1 साल भी उतना ज्यादा टाइम भी नहीं है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एवरी डे इज इंप्रूविंग लिटिल बिट, राइट। तो यही इसका इलाज है। बाकी आज जो शाम को मैं दूंगा तो उसमें पार्किंसन डिजीज, अल्जाइमर, ये सब शामिल भी है, तो और भी वहां आपको देखने को मिलेगा। नमस्कार जी। वाइफ को पेट में दर्द काफ़ी रहता है सर, अल्सर का प्रॉब्लम है, और
चक्कर उसको काफ़ी आते हैं सर डेली बेसिस पे। थोड़ा माइग्रेन का भी है इशू। और मैं तो सर खुद डीआईपी डाइट फॉलो कर ही रहा हूँ, मेरी डायबिटीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई अब। और एक मेरी प्रॉब्लम हो रहा है सर, मैं डेली बेसिस पे 120। अभी आपकी वाइफ के बारे में बताइए, अपने सर, बारे में। उनका तो सर बता दिया वाइफ का जवाब। बता दीजिए सर। वाइफ का सुन हाँ। लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सर बॉडी देखिए बॉडी पेन भी रहता है काफ़ी। हाँ, देखिए 3 चीज आपने बताया अभी, है ना। बॉडी पेन चीज जुड़ी हुई है, जब ठीक होगा तीनों एक साथ ठीक हो जाएगा। अब क्या है इसमें अल्सर मैंने आपको कल डिस्कस किया था, ठीक है ना। अल्सर का मतलब सिंपल तरीके से होता है घाव। अगर वो घाव पेट के अंदर है तो उसे अल्सर बोलेंगे, वो घाव बाहर है तो उसको जख्म बोलेंगे। ठीक? अब आप एक सभी के लिए है, घाव है आपके यहाँ पे, नमक डालेंगे तो क्या होगा? जलेगा। जलेगा ही ना ज्यादा। मिर्च मसाला डालेंगे जलेगा, तेल डालेंगे तो जलेगा, ठीक ही नहीं होगा। तो जिन चीजों से ये ठीक नहीं होगा यहाँ का घाव, उन्हीं चीजों से ठीक नहीं होगा वहां का घाव। घाव तो हर जगह सेम ही है, सिर्फ उसका लोकेशन अलग है। तो मैं यही बोलता हूँ कि जिन चीजों से यहाँ पे घाव ठीक नहीं होगा, वो वाली चीज वहां पड़ने मत दो। कितने दिनों के लिए? 1 हफ्ते के लिए। तो फॉर 1 वीक अगर आपकी वाइफ डीआईपी डाइट माइनस प्लेट टू दैट इज द कुक्ड फूड छोड़ सके, आप एक एक्सपेरिमेंट कर लीजिए उनके छोड़ने से पहले। कि घाव है, आपने लिया कोई वेजिटेबल अपनी पसंद का और वेजिटेबल जूस बनाया, उसको आपने डाल दिया। आप देखेंगे एक तो जो जलना होता है, डेटॉल डालते तो क्या होता है? जलता है, लगता है कि जल रहा है तो ठीक हो रहा है। दैट इज हाउ वी फील। आप वेजिटेबल जूस डालेंगे तो एक तो जलेगा नहीं, और आप हैरान हो जाएंगे, आपकी ठीक होने की स्पीड बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये है कि अंदर का भी तो ऐसा ही कुछ है सिस्टम। तो क्यों ना हम रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाएं, और वो जब पेट में जाएगा वो जो दर्द है वो भी कम हो जाएगा। और साथ में आप देखेंगे जो माइग्रेन है, बॉडी पेन है, ये कनेक्टेड है। हालांकि अलग अलग लोकेशन पे है, बट इट इज कनेक्टेड। जो माइक्रोब होते हैं स्टमक में, वो ब्रेन को इंडिकेट करते हैं यहाँ की सिचुएशन, और ब्रेन कई बार वो डिस्कम्फर्ट इन द फॉर्म ऑफ माइग्रेन भी देता है। तो आपको सिर्फ इतना करना है, यू हैव टू कन्विंस योर वाइफ की for at least a week's time if she can be on DIP kind of diet minus plate 2, यानी कोई भी कुक फूड नहीं। थोड़ा मुश्किल है लेकिन 1 हफ्ते की बात है। तो तीनों डिजीज 1 हफ्ते में आपको रिलीफ मिलेगा। तीनों अल्सर को ठीक कर रहे हैं, लेकिन बाकी चीज भी ठीक हो जाएंगी। सर चक्कर भी ठीक हो जाएंगे, आने जाने में जो चक्कर। चक्कर के लिए मैंने एक एग्जांपल दिया था क्या करना है उनको। अब चक्कर के कई सारे कारण होते हैं, तो वो इस अभी डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन एक काम तो आप करके देख ही सकते हैं कि हर 1.5 घंटे में कुछ ना कुछ खाना है। भूख लगने से पहले खाना है, भूख लगने से पहले। वो तभी हो सकता है व्हेन यू आर ईटिंग मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स। थैंक यू। आपकी जितनी प्रशंसा की जाए सब कम है। मेरा बेटा 40 साल का है और उसको 9 साल पहले एंक्लाइजिंग रूमेटॉइड आर्थराइटिस डिटेक्ट हुआ। हाँ। और अब उसका जो लंबर की हड्डी है वो और 4-5 वर्टिब्री वो फिक्स हो गई हैं। वो कोई दवा नहीं ले रहा है, केवल फिजिकल एक्सरसाइज और डाइट, थोड़ा फल फूल के हम लोग खाते हैं ज़्यादा, तो उस पर ध्यान दे रहा है। तो इसकी बढ़ने की स्पीड, रोग के बढ़ने की स्पीड थोड़ी कम है, लेकिन क्या इस ट्रीटमेंट से, आपके डीआईपी डाइट से उस रोग को ठीक किया जा सकता है या नहीं? आंसर इज यस, ठीक किया जा सकता है। अब कितना टाइम लगेगा? मुझे लगता है 3 से 4 महीने लगते हैं नॉर्मली। हमारा बॉडी, कुछ लोगों का बॉडी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस बताया ना आपने? हाँ, वो एंक्लाइजिंग रूमेटॉइड आर्थराइटिस। हाँ, इसमें इट इज ए ऑटो इम्यून कंडीशन। थोड़ा थोड़ा सीखते भी जाइए हाँ आप। जी, वही। हाँ ना, ये ऑटो इम्यून का मतलब है कि हमारा बॉडी खुद ही को अटैक कर रहा है। तो अटैक करने के कुछ ट्रिगर होते हैं जिन चीजों से वो अटैक करता है। उनमें से एक ट्रिगर है गेहूं, ठीक है ना। तो अब वही वाला ट्रिगर आपके बेटे के लिए मुझे नहीं पता, लेकिन टेस्ट करने से पता चलेगा। टेस्ट कैसे करेंगे कि चलो भाई हम कम से कम 4 दिन तक बिना गेहूं के रहें, डीआईपी डाइट माइनस गेहूं। अब उस 4 दिन के बाद क्या थोड़ा रिलीफ मिला? अगर थोड़ा भी रिलीफ मिला तो मतलब कल्प्रिट वही है, तो उसको तो हटा ही दो। बाकी चीज दाल ले रहे हैं, सब्जी ले रहे हैं, वो सब ठीक है, लेकिन ग्रेन को हटा दिया। दूसरा होता है एनिमल प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन का मतलब कोई भी एनिमल से आया हुआ, डेयरी प्रोडक्ट एक्सेट्रा, वो भी एनिमल प्रोटीन है, तो उसको तो हटा ही दो। तो ये दोनों हटा देंगे, डीआईपी डाइट पे रहेंगे, और ऐसा 3 महीने 4 महीने करेंगे तो ये ठीक हो सकता है। ऑटो इम्यून को स्विच ऑफ करता है। ऑटो इम्यून स्विच ऑन किन चीजों से होती हैं? वो यही 2-4 चीजें हैं। इनको हटा देंगे तो ऑटो इम्यून बॉडी खुद को जो अटैक करती है वो स्विच ऑफ हो जाता है। वो स्विच ऑफ हो जाएगा तो काम बन जाएगा। इसकी कोई दवा वगैरह तो कभी होती ही नहीं है। नहीं, वो दवा वो
तो एस्ट्रॉइड की दवा देने कहते हैं, लेकिन लड़का ने लिया नहीं। वो तो बहुत ही खतरनाक है। तो लिया नहीं उसको। हाँ, नहीं लिया तो बहुत अच्छा किया। DIP डाइट माइनस ग्रेन्स, गेहूं, ऐसे करके देखिए। रिवर्सल पॉसिबल है कि नहीं सर? ऑफ कोर्स पॉसिबल है, हमेशा पॉसिबल है। नहीं, जो हड्डियां जुड़ गई सर कैसे? मैंने एक रूल आपको कल बताया था, जो जिस चीज के साथ आप पैदा नहीं हुए हैं, बीमारी के साथ, वो चीजें रिवर्सिबल होती हैं। हाँ, कभी अगर कोई एक्सीडेंटल हो गया कुछ, या सर्जरी से कुछ निकाल दिया, तो उसमें फिर तो कुछ हो नहीं सकता। थैंक यू सर। गाजियाबाद यूपी से आया हूँ और मैं रात्रि में जब तक 2 घंटे आपके लेक्चर यूट्यूब पर नहीं सुन लेता हूँ तब तक मुझे नींद ही नहीं आती है। थैंक यू सर। और इस पर कभी कभी पत्नी भी लड़ने लग जाती है कि आप चौधरी साहब के इतने दीवाने क्यों हो गए हैं। और इस कॉन्फ्रेंस की जानकारी भी मुझे आपके द्वारा ही मिली, आपने ही बोला था कि वहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस लग रहा है। तो मेरा प्रश्न तो कुछ नहीं है, एक सुझाव आपसे है डॉक्टर साहब कि आप कहते हैं कि जो भोजन हमारा पैक्ड कर दिया गया है, सील कर दिया गया है, उसका सील ना खोलें। वो इसलिए सील कर दिया गया है कि ये खाने योग्य नहीं है। लेकिन यहाँ की व्यवस्था सारी बहुत अच्छी लगी, लेकिन कल जब हमको यहाँ पर डबल ब्रेड खिलाया गया तो थोड़ा सा दुख हुआ कि हमारे डॉक्टर साहब जिन चीज़ों को मना करते हैं वही चीज़, क्योंकि ये नेचुरोपैथी का यहाँ पर कॉन्फ्रेंस था, तो आप एक सुझाव दे करके जाएं कि जहाँ मुझे कॉन्फ्रेंस में बुलाएं तो वहाँ भोजन वही दें जो मैं बोलता हूँ। हाँ, ये यहाँ पे थैंक यू, थैंक यू। इसमें इसमें मैं ये बोलूँगा कि हाँ, दैट वी हैव ए चॉइस कि उसको हमने छोड़ दिया, इतना ही करना है। हमने कोशिश की थी इस बार बोलने की और उन्होंने काफ़ी हद तक किया भी। हाँ, लेकिन इतने इनकी जो टीम है ना, इतने सारे लोग हैं ना, तो हर एक का इन्फ्लुएंस थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं से रह ही जाता है। बट नेक्स्ट टाइम आई थिंक वो इससे बेटर ही होगा। हेलो सर। सर मेरा 3 साल पहले ब्रेन हैमरेज हुआ था और वो अटैक उनको सडनली आया था। तो उसके पहले ऐसे कोई भी सिम्टम्स नहीं थे जिससे कि पता चले कि हाँ इनका बीपी चेक करने की ज़रूरत है। तो यूजुअली ऐसा माना जाता है कि बीपी साइलेंट किलर होता है, तो क्या ये सच है? पहली थिंग। और दूसरी चीज़ है कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो उन्हें पैरालिसिस हो गया था और हाफ पार्ट पूरा पैरालाइज हो गया था। ऐसे केस में क्या हम एज एन इमरजेंसी केयर कुछ कर सकते हैं जिसमें कि एलोपैथी का ट्रीटमेंट ना लेना पड़े? ये मेरा सवाल है। देखिए, बीपी जब तो नहीं है, वो एक दिन में तो होता नहीं है, सिम्टम आता है। कई बार क्या होता है कि इंस्टेंट ट्रॉमा, इंस्टेंट स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ फैटीग, बिकॉज ऑफ स्लीपलेसनेस, बिकॉज ऑफ कोई ऐसी हैपनिंग, वो किसी को भी हो सकती है, तब शॉक से भी इस तरह का हेमरेज होता है। ठीक है ना? अब तो ये तो हो सकता है, और लेकिन बार बार बीपी मेजर करने से कोई प्रिवेंशन होगा ऐसा तो नहीं लगता मुझे। ठीक है ना, कि अगर मेजर करेंगे तो हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि इन चीज़ों से बचने के लिए, ऐसे अगर क्लॉट कहीं बनना है तो ना बने, तो सिंपली आप द मोमेंट यू आर ऑन दीज काइंड ऑफ डाइट, तो ऑटोमेटिकली दैट इज ए काइंड ऑफ प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मतलब रोज बीपी चेक करें, उससे बढ़िया प्रिवेंशन है कि आप इस डाइट पे ही आ जाएं। ठीक है ना, तो ये है। अब क्या है कि इमरजेंसी सिचुएशन में क्या करें? इमरजेंसी में मैंने कल भी बताया था कि कुछ इमरजेंसी में मान लो जैसे किसी को हड्डी टूट गई, तो एक डॉक्टर ट्रेन होता है कि कैसे उसको फिट करूं मैं सही जगह पे, ताकि वो बॉडी हील कर ले, ताकि टेढ़ा मेढ़ा ना हो। सिमिलरली ऐसी इमरजेंसी में देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ ड्रग्स जो पैरालिसिस के जो होने से थोड़ा सा उसको रोक सकता है, थोड़ा बचा सकता है। उसका पूरी बॉडी हो रही थी आधी, तो अब उससे थोड़ा कम हो जाएगा। तो दैट इज, अगर वो सही वाला डॉक्टर मिल गया, सही खुराक मिल गई, सही डोज मिल गया, उसने सही से डायग्नोस कर लिया, तो वो पॉसिबल है कि उस वक्त क्या है कि वो ऐसी दवा देगा कि वो एंटी क्लॉटिंग है। लेकिन कहीं अगर बॉडी में और अल्सर है तो वो ब्लीडिंग होके वो इंसान मर भी सकता है। तो वो एक जजमेंट वाली बात है। उस डॉक्टर को हिस्ट्री पता है पेशेंट का, तो वो सोचेगा ये दवाई दूं, वो इतनी ज़्यादा वो हाई डोज होता है कि क्लॉटिंग को इमीडिएटली खत्म कर देता है। तो क्या है कि वो जो पैरालिसिस होते होते बच जाता है या बहुत कम होता है। बट द सेम टाइम अगर कहीं और डैमेज हुआ है जो कि हमें बाहर से दिख नहीं रहा, तो वो इंटरनल ब्लीडिंग इतना ज़्यादा कर देगा कि द पेशेंट विल डाई नॉट ऑफ दैट ब्रेन हेमरेज, द पेशेंट विल डाई ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग। तो यहाँ एक एक्सपीरियंस डॉक्टर का, जिसको क्लियरली पता है क्या है, वो ज़रूरी होता है। अगर वो ले पाता है, वो सही, किस्मत भी हमारी अच्छी है, तो ये फ़ायदा होता है फिर। सर उन्हें अभी एक्चुअली स्टैटिन पे रखा हुआ है, बट मैं उन्हें जब छोड़ने बोलता हूँ तो वो बहुत डरी हुई हैं कि कहीं दोबारा ना हो जाए। सो स्टैटिन का कॉज नहीं है पहली बात तो। वो कोलेस्ट्रॉल इज नॉट ए कॉज कि उसकी वजह से हुआ है। मैं आपको एक डेटा देता हूँ। पहली बात तो एक किताब है मेरी, हाई कोलेस्ट्रॉल और मेडिकल फ्रॉड, उसको आप पढ़ सकते हैं। ये देखा गया कि 75% लोग जिनको ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक आया है,
उनका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल से नीचे पाया गया। ओनली 25% ऑफ द पीपल उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल से ऊपर पाया गया। दैट मीन्स कि कोलेस्ट्रॉल का कोई लेना देना नहीं है, ऊपर भी है तब भी लोगों का हार्ट अटैक आता है, नीचे है तब भी ब्रेन स्ट्रोक होता है, तो कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन इसको और ज़्यादा दिमाग में सॉलिड तरीके से बिठाने के लिए आप या तो मेरी वो वीडियो देखिए, हाई कोलेस्ट्रॉल मेडिकल फ्रॉड, या वो बुक पढ़िए। सर इमीडिएट छोड़ सकते हैं या फिर टेपर करना होगा? छोड़ सकते हैं उसको, वो तो इमीडिएटली ही छोड़ना होता है, छोड़ना ही चाहिए। थैंक यू सर। हाई इंसुलिन का इफेक्ट क्या होता है बॉडी में? हाई इंसुलिन इज मोर डेंजरस देन हाई ब्लड शुगर। वो काफी ज्यादा डेंजरस होता है। किसी की भी अगर सर एक डिजीज़ है किडनी से रिलेटेड, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। सर मेरा स्टडी चिल्ड्रंस पे है, तो सर क्या वो बच्चे ठीक हो सकते हैं? वो रेजिस्टेंट हैं स्टेरॉइड के लिए भी, उन पे स्टेरॉइड भी काम नहीं कर रहा है, तो अभी क्या वो बच्चे ठीक हो सकते हैं? हाँ देखिए, स्टेरॉइड किसी पे भी काम नहीं करता पहले बात तो वो ठीक हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है, मैंने पहले ही बताया कि वो कब से वो है, बट ठीक हो सकते हैं। बच्चों की इम्यूनिटी ऐसी होती है, बच्चे डेवलपिंग स्टेज में होते हैं, अगर उनको राइट टाइम पे राइट खुराक मिल जाती है तो वो बड़ी जल्दी रिकवर करते हैं। लेकिन सर स्टडी में ये पाया गया है कि उनमें म्यूटेशन हो गया है कुछ जीन पे, जैसे मेरा भी जो वर्क है वो म्यूटेशनल एनालिसिस है इन सम ऑफ द जीन्स, तो सर म्यूटेशन हो गया है तो हो जाता है, हर बार हो जाता है। तो सर फिर ये बात सबको पता क्यों नहीं है? क्योंकि जब मैंने अक्टूबर में एक बच्चे का बायोप्सी सैंपल कलेक्ट किया, तो दोबारा जब उसका ब्लड सैंपल लेने गई थी, तब तक उस बच्चे की डेथ हो गई थी। तो ये बात अभी तक सबको पता क्यों नहीं है? क्योंकि डेली नेफ्रोटिक सिंड्रोम के जो रेजिस्टेंट वाले बच्चे हैं वो मर रहे अब हैं। देखिए, जो नेफ्रोटिक्स, जबकि डायबिटीज जैसे कॉमन बीमारी हर घर में है, तब भी कुछ भी तो नहीं पता। जिस तरह से ये नहीं पता कि भाई फल खाने से डायबिटीज ठीक होती है, उसी तरह से वो भी नहीं पता, राइट? लेकिन सर अभी मुझे उन बच्चों के लिए कुछ करना है, क्योंकि पेरेंट्स जब पूछते हैं कि हमारा बच्चे आपको का उन क्या, बच्चों तो के लिए आज जो आप शाम को देखेंगे वो किडनी की डाइट, पहले तो उसको आपको समझना होगा। एंड सिंस आप इस फील्ड में ऑलरेडी हैं, तो आप हमारे जो सेंट्रल टीम है उनके साथ आप कनेक्ट हो जाइए उस ऐप के थ्रू। डायबिटीज 72 ऐप है, डायबिटीज क्लिनिक ऐप है, और कनेक्ट होने के बाद आप एज ए ऑब्जर्वर रहेंगे, हमारी मेडिकल टीम रहेगी, और इस तरह के बच्चों को जब हम ट्रीट कर रहे होंगे, या आप वाले बच्चे को जब हम ट्रीट कर रहे होंगे, तो आप भी पैनल में रहेंगे। तो दिस इज द बेस्ट वे, लर्न भी करेंगे, उनको ऑब्जर्व भी करेंगे, और आगे भी बता पाएंगे। ओके सर, थैंक यू सर। नमस्ते। टाइप 1 डायबिटीज़ उसको हुई है, आपका वर्चुअल टूर भी करवाया था मैंने अक्टूबर में, और उसकी इंसुलिन बंद भी हो गई थी। अच्छा। इसी तरह से 15 दिन मैनेज रहा, लेकिन उसके बाद से उसकी बढ़ने लग गई, और थोड़ा मुझे मालूम चला वो स्कूल में खा लेता था। हाँ। लेकिन अभी वो बहुत स्ट्रिक्टली डाइट फॉलो कर रहा है, ओनली प्लेट 1, मतलब लीव्स अच्छा। अभी वो 100 ग्राम्स में देती हूँ, अच्छा। और सारी चीज़। लेकिन उसकी रात की 370 से नीचे बहुत रेयर जाती है, 350, कभी कभी 250 भी गई है। अभी इंसुलिन फ्री है वो? नहीं सर, इंसुलिन लगती है। कितना लेते हैं? कभी 6 देती हूँ, लेंटस देती हूँ, कभी जैसी रीडिंग अगर 400 अबव, 500 अबव ऐसी भी आई है। बीच बीच में ऐसा भी हुआ है कि उसका ग्लूकोमीटर में भी नहीं आ पाया है, इतनी हाई भी हुई है। हाँ, इसका मतलब इंसुलिन का डोज थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा आपको। इंस्टेड ऑफ 6-7 यू हैव टू गिव 10। लेकिन सर कभी कभी बीच में कम भी होती है, सुबह में फास्टिंग उसकी 110, 90 ऐसी भी आती है इंसुलिन। हाँ। 6 अगर हम 8 दे देते हैं, बहुत ज़्यादा जब रहती जैसे 400 रही, 8 दिया, तो उसको मॉर्निंग में बहुत लो फील होने लगता है। हाँ, वो उठ भी नहीं पाता है। ये मैंने आपको बताया था, फास्टिंग प्लस ब्लड शुगर बिफोर गोइंग टू स्लीप डिवाइडेड बाय 2, और एवरी डे यू हैव टू चेक, क्योंकि अगले दिन कितने इंसुलिन की जरूरत है वो हाईली अनप्रिडिक्टेबल है छोटे बच्चों के लिए। ठीक है, रोज एक ही अमाउंट ऑफ इंसुलिन दे रहे हैं, खाना भी एक दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि ब्लड शुगर के इतना ऊपर नीचे होता है कि वो मैनेजेबल ही नहीं होता। इट इज टोटली हिट एंड ट्रायल, इट इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस कि इतने डोज देने से एग्जैक्टली कितना शुगर कटेगा, वो एस्टिमेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल की तरह ही होता है। तो अभी जो बेस्ट आप कर सकते हैं वो डाइट दे रहे हैं, दैट इज वन थिंग जो आपके ह्यूमनली आपके हाथ में है। दूसरा कि आप इंसुलिन की डोज रोज ही, आपने देखा कि ये एवरेज ब्लड शुगर कितना है, इससे आइडिया हो गया कि अगले दिन इंसुलिन कितना देना है। मैंने आपको उसके लिए एक वीडियो हमने बनाया है, छोटे बच्चों के लिए भी बनाया है, वो वीडियो आपको भेजा भी होगा, है ना। एक पोस्टर बनाया, इंसुलिन मैनेजमेंट पोस्टर, ठीक है ना। हाँ, तो वो सारे टूल्स को देख के आप अपनी जजमेंट के हिसाब से आपको रोज ही इंसुलिन को मैनिपुलेट करना है टिल द टाइम ही इज फ्री ऑफ इंसुलिन अगेन।
सर एक चीज़ पूछना था, क्या वर्कआउट जब वो ज़्यादा करता है तो उससे भी शुगर ज़्यादा आती है? किसी दिन कम आती है, किसी दिन ज़्यादा आती है? देखिए वर्कआउट जब करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बात है। वर्कआउट जब करेंगे ना, जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारे बॉडी की शुगर की डिमांड बढ़ जाती है, बिकॉज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो कई बार ब्रेन क्या करता है, लिवर को बोलता है थोड़ा लिवर में शुगर स्टोर्ड है कि रिलीज करो इन द ब्लड। तो एक्सरसाइज के बाद आप देखेंगे कि ब्लड शुगर कई लोगों का बढ़ा आता है। अभी 200 था, एक्सरसाइज किया, फिर देखा अरे ये तो 225 हो गया, जबकि वो तो कम होना चाहिए। एक्सरसाइज क्या करता है, एक्सरसाइज इज नोन एज इनविजिबल इंसुलिन। एक्सरसाइज शॉर्ट टर्म में हो सकता है तो 10-20 बढ़ा दे, बट लॉन्ग टर्म में एक्सरसाइज, आज जो आपने एक्सरसाइज किया हो सकता है वो 2 दिन बाद आपका ब्लड शुगर को नॉर्मलाइज कर दे। तो एक्सरसाइज के इमीडिएट बाद क्या आ रहा है रिफ्लेक्शन में, उसको मत देखिए। एक्सरसाइज करे, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करे, बहुत ज़्यादा खेले, फिजिकली एक्टिव रहे, और उससे भी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट धीरे धीरे कम होती जाएगी। सर 5 महीने हो गए, अभी कब तक क्योर या कंट्रोल में आ जाएगा? हाँ, मैंने आपको बताया था, मैंने देखा छोटे बच्चों में जो सक्सेस रेट है वो 30% होता है। 30%, 70% फिर भी ऐसे लोग होते हैं कि जो सारा कुछ करने के बाद, एज इन योर केस, तब भी उनकी इंसुलिन घट तो जाती लेकिन जीरो नहीं हो पाती। तो दैट इज द ट्रूथ। बस हम होप कर सकते हैं कि आपका बच्चा उन 30% में हो जो अल्टीमेटली रिकवर कर पाए। लेकिन अभी ह्यूमनली जो हो सकता है वो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, और कुछ इसमें है नहीं, और यही होप कर सकते हैं। सर डिनर और लंच में मिनिमम डिफरेंस कितना होना चाहिए? डिनर और लंच में हाँ उसके ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। डिनर लंच में तो 4-5 घंटे का गैप होता है, इट्स ओके। एक्चुअली लंच करते करते उसको 4 से 4:30 बजता है, और आप बोलते हैं शाम के 7 बजे के पहले डिनर फिनिश कर देना चाहिए। हाँ, तो वो 6:30 से स्टार्ट कर देता है। एक्चुअली टाइम बहुत लगता है उसको खाने में, 1.5 घंटे से ऊपर लग जाता है। लगता है तो काफ़ी अच्छी तरह से ही कर रहा है वो। काफ़ी अच्छी तरह से कर पा रहे हैं, दिस इज वेरी वेरी गुड, है ना। तो आप देखेंगे कि आपका बच्चा बाकी और बच्चों के मुकाबले में, बाकी बच्चे बुखार हो जाएगा, जुकाम हो जाएगा, इंजरी होगी तो ठीक नहीं होगा, बट योर किड आप देखेंगे कि क्योंकि वो इतना सिंसियरली फॉलो कर सर रहा है। एनर्जेटिक तो हाँ, बहुत रहता है, लेकिन एक चीज वॉच की है, जब शुगर बहुत बढ़ती है तो उसको कफ की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तभी तो इंसुलिन देते हैं ना, होती है तभी देते हैं। तो आप ऑलरेडी बेस्ट कर रहे हैं, दिस इज ह्यूमनली पॉसिबल, वो आप कर रहे हैं। धूप में बैठ रहा तो और अच्छा है। सर बहुत धूप तो बहुत लेता है। तो आप अपना बेस्ट कर रहे हैं, ये मान के चलिए। लेट्स होप कि सब सही हो व्हीट जाए। ग्रास भी मैं देती हूँ उसको। व्हीट ग्रास अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। कुछ एडवांस डाइट और देनी है? आगे पास, सर यूरिक एसिड और राइट, एटलीस्ट फॉर 1 to 3 weeks। सर यूरिक एसिड में मेरी मॉम है, उनके पूरे स्वेलिंग हो रखी है पैरों में। स्वेलिंग इज इम्पोर्टेंट, सिम्टोमेटिक इज इम्पोर्टेंट। सर तो कैसे यूरिक जैसे एसिड कम कैसे होगा, क्योंकि उनको पत्तेदार सब्जियां, दालें, ये सब मना है। उनको जो मना है वो भूल जाइए। आप सिर्फ DIP डाइट माइनस प्लेट 2 इन लंच। सर DIP डाइट मैंने स्टार्ट करवाई, बट उनको बहुत गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, और गैस्ट्रिक का भी मैंने बताया, बहुत पेट में दर्द होता है। मैंने उसका जवाब ऑलरेडी दिया हुआ है। हेलो सर, नमस्ते सर। मैं आपको फॉलो भी करता हूँ और आप में भरोसा भी रखता हूँ सर। मेरे 2 सवाल हैं छोटे छोटे, एक मेरा खुद का, एक मेरे दोस्त हैं जो कि एलोपैथी से बिलोंग करते हैं सर। सर उनका सवाल ये है, एक ही सवाल लूंगा मैं आपका सर प्लीज। मेरा तो सर एक ही है, उनका जरूरी है। उनका तो वो है भी नहीं यहाँ पे, मैं उनका सवाल लेता भी नहीं, आप ही बताइए। सर जैसे कोई पेशेंट है और वो इंसुलिन लेता है, और अगले 6 महीने में DIP डाइट से वो अपने आप को सही कर लेता है और बिल्कुल फ्री हो जाता है, और अगले 10-15 साल भी वो बिल्कुल ओके रहता है साथ में DIP डाइट के साथ में। लेकिन उसके बाद कोई 1 साल की ऐसी सिचुएशन आती है कि वो DIP डाइट नहीं ले सकता। तो उनका सवाल ये है कि क्या ये रिवर्सल प्रोग्राम है, या मतलब DIP डाइट से रिवर्स होता है या फिर कंट्रोल होता है? हाँ, ये क्योर होता है, मैंने बताया था। इसका जवाब मैंने ऑलरेडी दिया हुआ था कि 10 साल छोड़िए, कोई अगर DIP डाइट 3-4 महीने लेगा, उसके बाद छोड़ भी देगा, तो भी काफ़ी समय तक वो नॉर्मलाइज रहेगा। जैसे हम में से काफ़ी लोग तो हम नॉर्मल खाना ही खाते हैं, DIP डाइट तब भी हमारा शुगर नॉर्मल रहता है, तो वैसे ही रहेगा। लेकिन लंबे समय तक अगर हम रॉ फूड नहीं खाते हैं, DIP डाइट इज व्हाट, रॉ फूड ही तो है, नहीं खाते तो बॉडी में कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है। किसी के बॉडी में इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ कैंसर, किसी के बॉडी में इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ डायबिटीज, राइट। तो अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग को हेल्दी रहने के लिए
जिस तरह का डाइट मैंने बताया उसके आसपास ही रहना चाहिए। लेकिन हाँ, एक 15 साल रहा फिर 1 साल नहीं रहा, इट डजंट मैटर। मैटर नहीं करता। हाँ। सर एक आलू चावल और अरबी और आरओ वाटर का एक डायबिटिक की लाइफ स्टाइल में क्या महत्व है, क्या इम्पैक्ट है? देखिए, आलू इज वेरी गुड डिपेंडिंग ऑन हाउ यू ईट इट। स्टीम करेंगे, बॉईल करेंगे तो वो ब्लड शुगर के लिए अच्छा होगा, उसको कुक करेंगे, उसको तेल में करेंगे तो वो डायबिटीज के लिए खराब होगा। दिस इज वन थिंग। राइस जो है वो 50 से 70% लोगों में जो डायबिटीज पेशेंट में ब्लड शुगर को बढ़ाता ही है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वो प्लेट 2 में लें, और जो इंसुलिन वाले हैं वो तो बहुत कम लें या ना लें तो ज़्यादा अच्छा है। ब्राउन राइस कंपैरेटिवली कम बढ़ाएगा तो वो भी कम बढ़ाएगा। आज इसके बारे में ना हम शाम को ब्राउन राइस क्या होता है, व्हाइट राइस क्या होता है, कैसे बढ़ाता है, क्यों नहीं बढ़ाता है, ये मैकेनिज्म हम डिस्कस करेंगे। सर आरओ वाटर पे मेरी कोई ज़्यादा रिसर्च है नहीं, आई कैन नॉट से मच। हेलो नमस्ते सर। मैं छोटे दिन में मेरे पास 50 से 100 पेशेंट आते हैं। जब मैं आपके वीडियोस रोज़ देखता हूँ, मतलब लगभग सभी वीडियोस देखे हैं, और ज़्यादातर वीडियोस में मेरे सेंटर में चलाता हूँ ताकि सभी लोगों को वो दिखे, उन तक वो नॉलेज पहुँचे। मेरे आपसे 2 सवाल हैं एक्चुअली। पहला सवाल है कि एक प्रेग्नेंट वुमन को कौन से डाइट पे, मतलब जो हम लोग DIP डाइट बोलते हैं, वो प्रेग्नेंट वुमन के लिए सही है? और दूसरी बात, जैसे वैक्सीन के ऊपर हमारी कल बात हुई, उसमें मतलब वैक्सीन बच्चों को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? और दूसरी बात, एक पेनक्रियाटिक कैंसर, वो ठीक हो सकता है इससे? एक ही सवाल आपका लूंगा, कौन सा बता दीजिए आप। पहला वाला सवाल ले लेता हूँ। हाँ, प्रेग्नेंट वुमेन को DIP डाइट पे रहना चाहिए, बट उनकी जो खुराक है, उनकी नीड है पहले से बाकी टाइम से ज़्यादा होती है, राइट। तो उनके लिए आई मेक अ डाइट, वो मैं आपको थोड़ा ब्रीफली बता देता हूँ। DIP डाइट प्लस 5 ड्रिंक्स इन अ डे। ड्रिंक फ्रूट जूस, लेकिन वो रॉ, वो बिना छाने वाला होगा, धीरे धीरे 1 ग्लास पियेंगे कभी भी, सुबह पियेंगे ज़्यादा अच्छा है। कोकोनट वाटर, ठीक है ना। वेजिटेबल जूस, कोई भी पत्तों का वेजिटेबल ज़्यादा अच्छा है। एंड 2 ग्लासेस ऑफ, मैंने फ्रूट जूस बोला, वेजिटेबल जूस बोला, कोकोनट वाटर एंड 2 ग्लास नट ड्रिंक। नट ड्रिंक क्या होता है? नट्स होते हैं, उसको आपने 4-5 घंटे भिगो लिए, उसको आपने पानी में डाला, 200 ml पानी में उसको आपने ब्लेंड कर लिया, 20 नट्स का, आलमंड्स का एक ड्रिंक बन जाएगा। तो दैट विल गिव द एडिशनल न्यूट्रिशन विच द वुमेन नीड्स ड्यूरिंग दोज 9 months। सो दिस बिकम्स द डाइट। 5 ड्रिंक है दिन में, 5 टाइम में पी लें along with DIP diet, so that will give a complete nutrition not only during those 9 months of pregnancy, but also till the time she is feeding her baby. Thank you. हाँ, कलकत्ता से हूँ मैं। अप्रैल से DIP